Hello everyone, welcome to UPSC IQ टैब एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने स्टेट लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है वो अच्छे से डिटेल्ड में फिनिश कर दिया है। एक एक पॉइंट जो कहीं ना कहीं 7th एडिशन ऑफ लक्ष्मीकांत में मेंशन है, उस एक एक पॉइंट को हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया है एंड आई एम रियली श्योर आपको उससे कोई डाउट अब नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट अगर होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत, जो कि है चैप्टर नंबर 34 रिलेटेड टू दी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में बेसिकली हम सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे बैकग्राउंड को, यानी किस तरीके से ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो हाई कोर्ट बनाया गया, किन किन जगह पे बेसिकली बनाया गया वो हम देखेंगे। एंड देन 7th अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, वो किससे रिलेटेड है, एट प्रेजेंट कितने बेसिकली हाई कोर्ट हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी हम जानेंगे। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस पर्टिकुलर आर्टिकल्स में जो है हाई कोर्ट के बारे में जिक्र किया गया है, उनकी पावर्स एंड फंक्शन के बारे में जिक्र किया गया है, वो आर्टिकल्स को भी हम समझेंगे। एंड देन हम देखेंगे क्या कंपोजिशन है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से किया जाता है जजेस का, और उससे रिलेटेड जो सेकंड जज केस है, थर्ड जज केस एंड फोर्थ जज केस है वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड देन हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी एक जज को अगर एक हाई कोर्ट के जज के लिए अगर किसी को अपॉइंट करना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए वो भी हम देखेंगे। एंड ओथ एंड अफर्मेशन को देखेंगे और किस तरीके से सैलरी एंड अलाउंसेस बेसिकली कौन डिसाइड करता है, कहाँ से सैलरी एंड अलाउंसेस दिया जाता है वो भी हम देखेंगे। एंड जो लास्ट टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर वीडियो का वो होगा टेन्योर ऑफ जजेस। ठीक है, तो यानी इतने टॉपिक्स जो है हम आज पर्टिकुलरली इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है इन द इंडियन सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, यानी हमारे इंडिया में जिस तरीके का आपको सिंगल और इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम देखने को मिलता है, उस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जो हाई कोर्ट है वो ऑपरेट करता है बिलो द सुप्रीम कोर्ट बट अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी अगर हम हायरार्की की बात करें तो सबसे ऊपर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा टॉप में, उसके नीचे आपको डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे एंड हाई कोर्ट के नीचे जो है आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें अब स्टेट के अंदर, यानी जो हमारा स्टेट होता है उसका जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट में जो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं टॉप में होता है। ठीक है, तो स्टेट के अंदर हाई कोर्ट की जो पावर होती है सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज हाई कोर्ट के नीचे जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनको वो कंट्रोल करता है, उनको वो सुपरवाइज करता है। बट अगर पूरे ओवरऑल इंडिया की बात करें जहाँ पे सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम है, उसमें आपको टॉप में आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो द जुडिशरी इन अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ हाई कोर्ट, यानी अगर हम स्टेट की जुडिशरी की बात करें तो वहाँ पे एक आपको हाई कोर्ट देखने को मिलेंगे और उसके नीचे आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यानी द हाई कोर्ट ऑक्यूपाई करता है टॉप पोजीशन इन द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि टॉप पोजीशन यहाँ पे भली बात की जा रही है हाई कोर्ट की, बट कहाँ पे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, यानी एक स्टेट के अंदर जो हाई कोर्ट की टॉप पोजीशन होती है। बट अगर हम पूरी इंडिया की बात करें तो वहाँ पे टॉप पोजीशन आपको देखने को मिलेगी सुप्रीम कोर्ट की है। अब यहाँ पे आप बेसिकली जानना चाहते होंगे कि बेसिकली सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में कौन कौन आते हैं और किस तरीके की हायरार्की देखने को मिलती है। तो ऑल दो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में एक पर्टिकुलर चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, वहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैं एक तरीके से आपको लेआउट बता देती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट आपको टॉप में मिलेगा। हाई कोर्ट के नीचे आपको देखने को मिलेंगे डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होगा और एक सेशन जज कोर्ट होगा। ठीक है, याद रखना, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट एंड द सेशन जज कोर्ट, इनकी हमें दो साइड देखने को मिलेगी। पहला आपको देखने को मिलेगा सिविल साइड और दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्रिमिनल साइड। अगर हम बात करते हैं सिविल साइड की तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबऑर्डिनेट जज कोर्ट और उनके नीचे आएगा आपका मुंसिफ कोर्ट। वहीं आप क्रिमिनल साइड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट एंड उसके नीचे होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। अब इनकी फंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरह के पावर्स इनको दे रखी हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम सबऑर्डिनेट कोर्ट का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरह से जो डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट होता है काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती है, कौन कौन सी पावर इनको मिल रखी हैं। बट अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि ये लेआउट जो है देखने को मिलता है स्टेट के जुडिशरी का। अब हम आगे चलते हैं। बताया जा रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेट इन इंडिया 1862, यानी हमारे भारत में 1862 के टाइम पे आपको हाई कोर्ट का इंस्टीट्यूशन जो है शुरू हो गया था। तो
1862 की बात करें तो उस समय तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, यानी उस समय जो है ब्रिटिशर्स जब हमारे इंडिया में रूल कर रहे थे तो उन्होंने हाई कोर्ट का जो सिस्टम है, जो इंस्टीट्यूशन है, उसको स्टार्ट किया। अब मेन चीज़ है कहाँ कहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्हेन द हाई कोर्ट वाज सेट अप एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास, यानी फर्स्ट टाइम 1862 में जब ये आया था। अब 1862 में देखो उन्होंने इंस्टीट्यूशन तो सेटअप किया, बट किसके तहत सेटअप किया, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, यानी जो 3 कोर्ट्स अभी आपने देखे कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, दे सेटअप किए गए थे अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, यानी इंडियन हाई कोर्ट 1861 में लाया गया था। और इनके प्रोविजन के तहत आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिशर्स की जो मेन 3 प्रेसिडेंसीज थी, कहाँ कहाँ पे थी, कैलकाटा में थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो प्रेसिडेंसीज थी, उन प्रेसिडेंसीज में कहीं ना कहीं उन्होंने हाई कोर्ट को ओरिजिनेट किया। फिर आपको देखने को मिलेगा 1866 में उन्होंने 4th हाई कोर्ट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया, इलाहाबाद के अंदर। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंस इन ब्रिटिश इंडिया केम टू हैव इट्स ओन हाई कोर्ट, यानी धीरे धीरे करके, यानी 1861 में पहली बार उन्होंने 3 हाई कोर्ट खोले, जो भी उनका मेन प्रेसिडेंसीज थी वहाँ पे। चौथा जो उन्होंने खोला इलाहाबाद में खोला, और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, जो भी ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस मतलब स्टेट बेसिकली, जहाँ जहाँ ब्रिटिश इंडिया का रूल चलता था, उन स्टेट के अंदर एक एक हाई कोर्ट ओपन कर दिया। एंड आफ्टर 1950 अ हाई कोर्ट एग्जिस्टिंग इन अ प्रोविंस बिकेम द हाई कोर्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग स्टेट, यानी 1950 की यहाँ पे बात क्यों की जा रही है, बिकॉज 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया था। 1950 में हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस कर लिया था। उसके दौरान आपको देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटिश इंडिया की प्रोविंसेस थी, उन प्रोविंसेस के अंदर जो हाई कोर्ट थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोविंस के हाई कोर्ट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट में जो आ गए थे पहले से, उन्हीं को हमने फर्दर कंटिन्यू किया। ठीक है। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ हाई कोर्ट और फॉर ईच स्टेट, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट की बात की गई कि हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होना चाहिए। बट हमने क्या किया, 7th अमेंडमेंट एक्ट किया 1956 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने तो भाई बोला है कि हर एक स्टेट के अंदर एक एक हाई कोर्ट होना चाहिए, बट जो भी आपके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिले, क्योंकि देखो पार्लियामेंट के पास ही पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, तो जो भी पार्लियामेंट्स के मेंबर उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेके आए। कब लेके आए, 1956 में अमेंडमेंट लेके आए। कौन से अमेंडमेंट लेके आए, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेके आए। उस अमेंडमेंट के तहत कहीं ना कहीं ऑथराइज कर दिया पार्लियामेंट को कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी पार्लियामेंट के पास पावर आ गई कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और फॉर 2 और मोर स्टेट एंड अ यूनियन टेरिटरी, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए आप एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हो। 2 से ज़्यादा जो स्टेट है, साथ साथ जो यूनियन टेरिटरी है, मान लो उस पर्टिकुलर स्टेट के टेरिटरी के आसपास आपको एक यूनियन टेरिटरी अगर देखने को मिलती है, तो उस यूनियन टेरिटरी के लिए अलग से हाई कोर्ट बनाने की देखो ज़रूरत नहीं है। बिकॉज मेन चीज़ क्या है ना, आपको देखना पड़ेगा कि कितनी पॉपुलेशन है। अगर मान लो उस पर्टिकुलर 2 से 3 स्टेट की जो पॉपुलेशन है बहुत थोड़ी थोड़ी सी है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक सिंगल हाई कोर्ट बना दोगे ताकि उसका जुरिडिक्शन इन जो भी 2-3 स्टेट्स हैं उनमें भी रहे, और अगर उसके आसपास कोई यूनियन टेरिटरी भी एग्जिस्ट करती है तो उसमें भी रहे, बिकॉज काम चलना चाहिए। ठीक है, दैट्स वाई हर एक स्टेट में, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन तो बोलता है बनाने के लिए, बट इस अमेंडमेंट के दौरान आपको देखने को मिलेगा कॉमन हाई कोर्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज को टर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट, यानी जो भी स्टेट की जो टेरिटरी है, मान लो यूपी की जो टेरिटरी है वो इतने एरिया तक की सीमित है, तो उसका जो जुरिडिक्शन होगा, यानी यूपी के अंदर जो हाई कोर्ट होगा उसका जुरिडिक्शन सिर्फ यूपी की टेरिटरी तक ही सीमित रहेगा। ऐसा नहीं कि यूपी के आसपास वाले जो स्टेट है वहाँ पर भी वो जुरिडिक्शन उसका चले जाएगा हाई कोर्ट का, तो ऐसा नहीं है। जब तक पार्लियामेंट ने एक बार जुरिडिक्शन डिसाइड कर दिया उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का कि भाई वो इतने ही एरिया तक सीमित रहेगा, तो उसको उतने ही एरिया तक काम करना होगा, उसका जजमेंट बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया तक, उस पर्टिकुलर टेरिटरी तक ही सीमित रहेगा। सिमिलरली द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट इज को टर्मिनस विद द टेरिटरीज ऑफ अ कंसर्न स्टेट इन द यूनियन टेरिटरी। पर जब हम बात करते हैं कॉमन हाई कोर्ट की, तो फॉर एग्जाम्पल आप बात देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन हाई कोर्ट की। तो बॉम्बे का जो हाई कोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है महाराष्ट्र में भी जाता है, साथ साथ दादर एंड नगर हवेली में भी जाता है, दमन एंड दीव में भी जाता है, एंड गोवा में भी जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। नहीं, इन सब स्टेट्स का या फिर जो यूनियन टेरिटरीज का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, बॉम्बे हाई कोर्ट है। ठीक है, देन हम बात करते हैं कोलकाता की। तो कोलकाता का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आपको वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार में भी। थर्ड हम बात करते हैं मद्रास की।
तो मद्रास का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन आपको तमिलनाडु में भी दिखेगा, पुडुचेरी में भी दिखेगा। तो इस तरीके से कॉमन हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट प्रेजेंट 2019 की। तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन अ कंट्री, यानी हमारी कंट्री के अंदर 25 हाई कोर्ट एग्जिस्ट करते हैं। आउट ऑफ देम ओनली 3 हाई कोर्ट हैव जुरिडिक्शन ओवर मोर देन 1 स्टेट, ठीक है। यानी 3 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसका जुरिडिक्शन आपको एक से ज़्यादा स्टेट में देखने को मिलेगा। एक तो हमने बात करी ली बॉम्बे की, एंड दूसरा हमने कोलकाता देख लिया, और तीसरा मद्रास देख लिया। देन यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमंग द 9 यूनियन टेरिटरीज में, जो मतलब बात करो 9 यूनियन टेरिटरीज की, तो उसमें से दिल्ली सिर्फ ऐसा यूनियन टेरिटरी जिसका खुद का सेपरेट हाई कोर्ट है सिंस 1969 से, यानी 1969 से दिल्ली का खुद का हाई कोर्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज दिल्ली तो आप जानते हो किस तरीके से कैपिटल है, दैट्स वाई यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस दिल्ली की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसकी पॉपुलेशन बाकी सब यूनियन टेरिटरी से तो ज़्यादा ही होगी, दैट्स वाई यहाँ पे हाई कोर्ट को बनाया गया। द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेगा। द अदर यूनियन टेरिटरी जो है कहीं ना कहीं फॉल करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट। तो जैसे कि हमने बात की थी आपका दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव जो हो गया, तो ये ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसका हाई कोर्ट आपको किसके साथ देखने को मिलेगा, बॉम्बे के साथ। वहीं आप बात करूँ अंडमान एंड निकोबार की, तो उसका हाई कोर्ट आपको देखने को मिले कोलकाता के साथ एग्जिस्ट करता है। पुडुचेरी का मद्रास के साथ एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की जो बाकी जो छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज है उसका जुरिडिक्शन कहीं ना कहीं जो बाकी जो भी उनके जो साथ कहीं ना कहीं जो स्टेट लगता है उसके साथ उसका जुरिडिक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट टू एनी यूनियन टेरिटरी और एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट फ्रॉम एनी यूनियन टेरिटरीज। यानी कि एट प्रेजेंट आपने जो देखा जिस तरीके से कि बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास का जुरिडिक्शन जो है डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के साथ वो हमने देखा है, बट इस पर्टिकुलर जो जुरिडिक्शन की जो पावर है उसको एक्सटेंड करना और उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करना, एक्सक्लूड करना, वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। यानी कि आज की डेट में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसका जुरिडिक्शन जो दादर नगर हवेली दमन एंड दीव के साथ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको पार्लियामेंट चाहे तो कोई पर्टिकुलर एक्ट लेके आके उस जुरिडिक्शन को एक्सक्लूड भी कर सकती है, और एक्सक्लूड करके सिर्फ बोल सकती है कि बॉम्बे का जुरिडिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित रहेगा। बाकी जो यूनियन टेरिटरीज जो है दादर नगर हवेली उसका हम किसी और के साथ कर सकते हैं। यानी ये जो चीज़ें फिक्स कर दी गई हैं, ऐसा नहीं ये परमानेंटली फिक्स हो गई हैं। इसको अगर चाहे तो हमारे पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट के पास पावर है कि इसका जुरिडिक्शन या तो बढ़ा भी सकती है, यानी कि अगर मान लो बॉम्बे को लगेगा कि इसके साथ साथ कोई और पर्टिकुलर स्टेट को भी उसके अंडर जुरिडिक्शन में ऐड करना तो वो भी कर सकती है, और किस तरीके से इसके अंदर का जो जुरिडिक्शन है जो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरीज इसके अंदर आती है तो उसके जुरिडिक्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है। देन यहाँ पे आप देखोगे कि विद द क्रिएशन ऑफ 3 और मोर स्टेट, अब हम बात करते हैं 2000 की, यहाँ पे बात की जा रही है कि विद द क्रिएशन ऑफ 3 और मोर न्यू स्टेट्स बनाए गए थे 2000 में, जिसके कारण आपको देखने को मिलेगा द नंबर ऑफ हाई कोर्ट इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 18 to 21। यानी 2000 से पहले आपको देखने को मिलेगा कि हाई कोर्ट जो है इंडिया में सिर्फ 18 एग्जिस्ट करते थे, बट क्योंकि 2000 में आपको नए स्टेट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं वो 3 न्यू स्टेट्स की, तो सबसे पहला आपका जो स्टेट था वो है छत्तीसगढ़, जो कि किससे अलग करके बना था, मध्य प्रदेश से। देन आपका दूसरा स्टेट जो बना था न्यू वो था उत्तरांचल, जो कि किससे सेपरेट होकर बना था, उत्तर प्रदेश से। थर्ड जो न्यू स्टेट था वो आपका झारखंड, जो कि किससे सेपरेट होकर बना था, बिहार से। तो अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ आपका, देन आपका ये हो गया उत्तरांचल एंड झारखंड, ये 3 न्यू स्टेट जो है 2000 में फॉर्म हुए थे, जिसके वजह से हाई कोर्ट जो है उसका जो नंबर आपको देखने को मिलेगा वो 18 से 21 हो गया था। अगेन विद द क्रिएशन ऑफ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द 3 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे 3 न्यू हाई कोर्ट बनाए गए, मणिपुर के लिए, मेघालय, त्रिपुरा के लिए इन 2013 में। दैट्स वाई फिर 21 से उसकी जो संख्या फिर और बढ़ गई थी, यानी 21 से उसकी जो नंबर है 24 हो गया था, ठीक है। फर्दर विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2019 में बनाया गया, एंड द नंबर ऑफ हाई कोर्ट फिर इंक्रीज हो गए, 24 से 25 हो गए। तो ये कहीं ना कहीं हमने हिस्ट्री देख ली कि कैसे 2000 से पहले सिर्फ 18 हाई कोर्ट थे, उसके बाद 21 हाई कोर्ट हुए, 21 से आपको देखने को मिलेगा 24 हाई कोर्ट हुए, 24 से फिर 25 हाई कोर्ट हुए, और एट प्रेजेंट 2019 में, यानी हम 2024 की ही बात कर लेते हैं, 2024 में भी हम, तो आपको जो है एट प्रेजेंट 25 हाई कोर्ट्स देखने को मिलेंगे हमारे इंडिया में।
देन हम बात करते हैं कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 जो है पार्ट नंबर 6 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है विद द ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, जुरिसडिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर एंड सो ऑन ऑफ द हाई कोर्ट। इन हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से करना है, उनके जजेस को क्या क्या इंडिपेंडेंस दी जाएगी, किन किन एरिया में उनका जुरिसडिक्शन होगा, क्या क्या पावर्स होंगी, क्या क्या प्रोसीजर होगा, वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन आर्टिकल्स के तहत मैंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार हम बेसिकली ये चार्ट देख लेते हैं जो कि लक्ष्मीकांत में मेंशन है, सो दैट आपको से थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। पहला हम बात करते हैं इलाहाबाद की, जो कि फॉर्म हुआ था 1866 में। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो इलाहाबाद का उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, और जो सीट है इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की वो आपको प्रयागराज, जो कि करंट नेम है इलाहाबाद का, वो आपको देखने को मिलेगा। बेंच एट लखनऊ में है। देन हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जो कि 2019 में बना था। आंध्र प्रदेश उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है, सीट उसकी अमरावती में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं बॉम्बे की, जो कि 1862 में फॉर्म हुआ था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जैसे कि हमने बताया महाराष्ट्र में भी एग्जिस्ट करता है, गोवा में भी, दादरा एंड नागर हवेली में भी, और दमन एंड दीव में भी। अगर हम बेंचेस की बात करें तो वैसे तो मेन उसकी सीट मुंबई में है, बट इसके अलावा जो बेंचेस हैं वो आपको नागपुर, पानंची और औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे बात की जा रही है कैलकाटा की, जो कि 1862 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एग्जिस्ट करता है वेस्ट बंगाल में और अंडमान एंड निकोबार में। मेन सीट इसी कोलकाता में देखने को मिलेगी, बट इसका जो सर्किट बेंच है वो आपको पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ऐड की गई है, दो द नेम्स ऑफ बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास आर चेंज टू मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ऑब्वियसली जो आपका बॉम्बे था वो मतलब चेंज हो गया मुंबई में, कैलकाटा कोलकाता हो गया, मद्रास आपका चेन्नई हो गया रिस्पेक्टिवली। द नेम्स ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट आर नॉट चेंज्ड, वो चेंज नहीं हुए। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2000 में। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट का छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। सीट इसकी बिलासपुर में है। दिल्ली के हाईकोर्ट की जैसे कि अभी हमने बात की 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का NCT, ठीक है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है दिल्ली की, वहाँ तक सीमित है। और इस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की सीट आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। गुवाहाटी की बात करें तो 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन जो है गुवाहाटी का असम में भी देखने को मिलेगा, नागालैंड में भी, मिजोरम में और अरुणाचल प्रदेश में। सीट इसकी मेन गुवाहाटी में है, बट इसके बेंचेस आपको कोहिमा, ऐजवाल और ईटानगर में भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो है गुवाहाटी से रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ओरिजिनली नोन एज असम हाई कोर्ट, यानी इसको पहले गुवाहाटी को असम हाई कोर्ट कहा जाता था, बट इस असम हाई कोर्ट से नाम चेंज करके इसका गुवाहाटी हाई कोर्ट कर दिया गया 1971 में। अब ये देखो छोटे छोटे जो फैक्ट्स होते हैं ना, ऑल दो यूपीएससी इतना डिटेल में पूछता नहीं है छोटे छोटे फैक्ट्स को, बट जो वन लाइनर वाले जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे वन लाइनर फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टेट पब्लिक के जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे कई बार वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं। जो आपके SSC वगैरह होते हैं वहाँ पे वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं, तो दैट्स वाई वहाँ के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पता होना कि जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसका ओरिजिनल नाम जो था असम हाई कोर्ट था, बट 1971 में इसका नाम चेंज करके असम से गुवाहाटी कर दिया गया। देन हम देखते हैं यहाँ पे गुजरात 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, सीट इसके अहमदाबाद में है। फिर हिमाचल प्रदेश है 1971 में फॉर्म हुआ था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन हिमाचल प्रदेश में और सीट इसकी शिमला में देखने को मिलेगी। देन जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का, जैसे कि हमने देखा था इन दोनों का कॉमन है, 1928 में बनाया गया था जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, और इसकी सीट आपको कहीं ना कहीं श्रीनगर और जम्मू में देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया इसके बारे में कि ओरिजिनली द नोन एज हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, ओरिजिनली ये जो हाई कोर्ट है इसका नाम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से था, बट इसको रीनेम कर दिया गया हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन 2021। क्यों किया गया था वो आपको पता ही है, किस तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया था, जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू कश्मीर का वो खत्म हो गया था। ठीक है, तो याद रखना कि आज के टाइम पे जो हम जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट की बात करते हैं वो ओरिजिनली सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर था, बट क्योंकि लद्दाख भी इसके अंदर ऑब्वियसली पहले से इंक्लूडेड था, बट अब इसके नाम में नहीं था, तो वो चीज़ ऐड कर दी गई 2021 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका झारखंड है, 2000 में बनाया गया था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन झारखंड में है और सीट इसकी रांची में देखने को मिलेगी। कर्नाटका की बात करें तो 1884 में बनाया गया था। जुरिसडिक्शन इससे कर्नाटका तक ही सीमित है। सीट इसकी बेंगलुरु में देखने मिलेगी, बट इसकी बेंचेस आपको धरवाद और गुलबर्गा में भी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बताया गया है ये ओरिजिनली जो मैसूर हाई कोर्ट है, मतलब इसका नाम मैसूर हाई कोर्ट के नाम से था। क्यों मैसूर था? बिकॉज ब्रिटिशर्स थे, बट बाद में इसका नाम चेंज कर कर्नाटका हाई कोर्ट कर दिया गया 1973 के अंदर।
अब हम बात करते हैं केरला की। 1956 में बनाया गया था। इसका जुरिसडिक्शन आपको केरला में भी देखने को मिलेगा, लक्षद्वीप जो कि यूनियन टेरिटरी उसमें भी देखने को मिलेगा। इसकी सीट जो है कहाँ पे, इरानाकुलम में है, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश। 1956 से बनाया गया था। इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही सीमित है। इसकी सीट जबलपुर में है, बट इसके बेंचेस ग्वालियर और इंदौर में भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मद्रास की। 1862 में बनाया गया था। तमिलनाडु एंड पुदुचेरी दोनों ही इसके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का पार्ट है। चेन्नई में इसकी मेन सीट है, बट ब्रांच इसका मदुरई में भी देखने को मिलेगा। और इसके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया था कि किस तरीके से ये जो आपका बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास से इनका नाम चेंज कर दिया था, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर, जो कि 2013 में बनाया गया था, यानी रिसेंटली। और इसका जुरिसडिक्शन मणिपुर तक ही है और सीट इसकी इम्फाल में देखने को मिलेगी। मेघालय 2013 में बनाया गया था। मेघालय तक ही इसका जुरिसडिक्शन है और सीट इसके शिलोंग में है। उड़ीसा की बात करें तो 1948 में बनाया गया था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसका उड़ीसा में ही है और सीट इसकी आपको कुट्टक में देखने मिलेगी, ठीक है। अब उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे बोला गया है द नेम ऑफ उड़ीसा इज चेंज टू उड़ीसा, यानी उड़ीसा नाम था उसको चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया। एंड द नेम ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट इज नॉट चेंज, ठीक है, वो चेंज नहीं किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पटना। 1961 में जो है इसको 1916 में सॉरी बनाया गया था। और पटना का जो जुरिसडिक्शन है बिहार तक है और इसकी सीट आपको पटना में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जो कि बनाया गया था 1947 में। इसका जुरिसडिक्शन आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, हरियाणा में देखने को मिलेगा, साथ साथ जो आपका चंडीगढ़ है यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और मेन सीट इसकी आपको चंडीगढ़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिनली इस हाई कोर्ट को सिर्फ पंजाब हाई कोर्ट के नाम से ही जाना जाता था, बट बाद में इसका नाम रीनेम कर दिया गया और पंजाब के साथ साथ हाई कोर्ट हरियाणा हाई कोर्ट का नाम भी इसमें ऐड कर दिया गया। यानी एट प्रेजेंट यानी 1966 में आपको देखने को मिलेगा कि इसका नाम पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रख दिया गया। नेक्स्ट है राजस्थान। 1949 में बनाया गया था और उसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन राजस्थान हाई कोर्ट का राजस्थान तक सीमित है। इसका सीट आपको जोधपुर में देखने को मिलेगा और बेंच इसकी जयपुर में भी है। सिक्किम हाई कोर्ट की बात करें तो 1975 में बनाया गया था। टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इसका सिक्किम तक है और सीट इसकी गैंगटॉक में देखने को मिलेगी। तेलंगाना की बात करें तो 1954 में बनाया गया था। तेलंगाना हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन तेलंगाना तक ही सीमित है और इसकी सीट आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगी। तेलंगाना की बात करें तो ओरिजिनली दे नोन एज आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1954 में, बट 2014 में देखने को मिलेगा इसको रीनेम कर दिया गया एज द हाई कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन एट हैदराबाद एंड इट वॉज मेड अ कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ठीक है। एंड अगेन विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इन 2019 इट बिकम अ हाई कोर्ट फॉर द सेपरेट फॉर द स्टेट तेलंगाना, ठीक है। यानी आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना का अपना सेपरेट हाई कोर्ट है और जैसा कि अभी हमने देखा था आंध्र प्रदेश का भी अपना सेपरेट हाई कोर्ट है, पहले कॉमन हुआ करते थे, ठीक है। और तेलंगाना की जो मेन सीट है हाई कोर्ट की वो हैदराबाद में है। त्रिपुरा की बात करें 2013 में बनाया गया त्रिपुरा का हाई कोर्ट, इसका जुरिसडिक्शन त्रिपुरा तक ही है और सीट इसकी अगरतला में है। देन आपका है उत्तराखंड, जो कि कहाँ पे कब बनाया गया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट 2000 में बनाया गया था। उसका जुरिसडिक्शन सिर्फ उत्तराखंड हाई कोर्ट तक ही सीमित है और इसकी सीट आपको नैनीताल में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारे हमने 25 के 25 जो है हाई कोर्ट को डिस्कस कर लिया, कब वो बनाए गए थे, इनका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कहाँ है, मेन सीट कहाँ पे है, ब्रांचेस कहाँ पे है, वो एक चीज़ हमने देख ली। और उससे जो भी अमेंडमेंट्स थी, मतलब अमेंडमेंट्स तो नहीं, बेसिकली जो भी थोड़ा बहुत चेंज किया था उनके नाम वगैरह को और किस तरीके से उनका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन था वो चेंज हुआ था, वो भी हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन की। तो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एवरी हाई कोर्ट वेदर एक्सक्लूसिव हो, यानी उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट का ही हाई कोर्ट हो या फिर वो कॉमन हाई कोर्ट हो, दोनों ही हाई कोर्ट में आपको देखने को मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस आपको देखने को मिलेंगे एंड सच अदर जजेस होंगे एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम डीम नेसेसरी टू अपॉइंट। यानी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि अगर स्टेट के हाई कोर्ट की बात करें तो वहाँ पे जो चीफ जस्टिस जो होते हैं हाई कोर्ट के या फिर जो बाकी जजेस होते हैं हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है, आपके प्रेसिडेंट। यानी टाइम टू टाइम जब भी उन्हें लगता है कि कितना होना चाहिए स्ट्रेंथ या फिर कितनी कंपोजिशन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर स्टेट हाई कोर्ट की, तो वो प्रेसिडेंट ही कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं और उसके थ्रू उनको अपॉइंट किया जाता है। अब जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो टाइम टू टाइम उनको अपॉइंट करते हैं, तो बैक एंड में आपको देखने को मिलेगा जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो कहीं ना कहीं उनके पास
वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि किस पर्सन को अपॉइंट करना है, किस तरीके से, मतलब किस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एंड वो डिसाइड करके कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को बता देते हैं, एंड देन प्रेसिडेंट जो है उसको अपॉइंट करते हैं। ठीक है। Thus, the Constitution does not specify the strength of the High Court and leave it to the discretion of the President, यानी प्रेसिडेंट के डिस्क्रिशन के लिए रख दिया गया है। पर जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, प्रेसिडेंट का भले ही डिस्क्रिशन क्यों ना हो, बट वो उस डिस्क्रिशन पावर को खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकते। उन्हें कहीं ना कहीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस लेनी पड़ती है, और उनके एडवाइस के थ्रू उनको देखने को मिलेगा वो अपॉइंट करते हैं। और मेन चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बिल्कुल भी नहीं बता रखा कि क्या स्ट्रेंथ होनी चाहिए हाई कोर्ट की। ठीक है। अकॉर्डिंगली द प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑफ इट्स वर्कलोड, यानी उस पर्टिकुलर स्टेट में कितना वर्कलोड है और उस वर्कलोड को ख़त्म करने के लिए कितने जजेस की ज़रूरत है। क्योंकि देखो चीफ जस्टिस तो होंगे ही होंगे उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में, चाहे वो कॉमन हाई कोर्ट हो या फिर एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट हो, बट बाकी के जो जजेस है कितने चाहिए और कितना वर्कलोड है उसके हिसाब से जो है प्रेसिडेंट डिसाइड करके वहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब कैसे अपॉइंट करते हैं वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यूपी के हाई कोर्ट के लिए आपको जो है चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना है, ठीक है, तो उसको अपॉइंट करने कौन अपॉइंट करेगा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेंगे दो लोगों से। पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनसे कंसल्ट करेंगे, और जिस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट, ठीक है, जिस पर्टिकुलर स्टेट के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा रहा है, तो स्टेट के जो गवर्नर है उनसे भी कंसल्ट करेंगे कि क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं गवर्नर को पता चलना चाहिए ना कि उनके जो स्टेट है उनमें कौन चीफ जस्टिस जो है उसको अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, तो उनसे कंसल्ट करेंगे कि हाँ ये नाम है हमारी लिस्ट में और आप देख लीजिए कि हम इस पर्सन को जो है अपॉइंट करें, तो उनको भी बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अपॉइंटमेंट भले प्रेसिडेंट कर रहे हैं, बट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो कंसल्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी और गवर्नर से भी। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस, अब बात करते हैं चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट तो हमने देख ली, बट अदर जजेस की अपॉइंटमेंट अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इज ऑल्सो कंसल्टेड। यानी कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जब भी अपॉइंट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के जजेस को, तो उस पर्टिकुलर स्टेट का जो हाई कोर्ट होगा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे उनसे भी पूछेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी कंसल्ट करेंगे और गवर्नर से तो कंसल्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट, अगर मान लो वो कॉमन हाई कोर्ट है, फॉर एग्जांपल बॉम्बे का हाई कोर्ट है जिसका जुरिडिक्शन हमने देखा महाराष्ट्र है, दमन एंड दीव है, दादर नागर हवेली है और गोवा है, तो अगर ऐसा कॉमन हाई कोर्ट का अगर मान लो जजेस को अपॉइंट किया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो गवर्नर्स ऑफ ऑल दी स्टेट, यानी जो भी पर्टिकुलर स्टेट का जुरिडिक्शन है उस हाई कोर्ट का, उन सभी स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे एंड देन जाके वहाँ पे उन जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो ये कंसल्ट वर्ड जो है कहीं ना कहीं, अब कैसे यहाँ पे कंसल्ट की बात की जाए तो वो हम जजेस केस में जो है पढ़ेंगे। तो ऑल्दो हमने जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने देखने को मिला था कि डिफरेंट जज केसेस के थ्रू हमें ये जो वर्ड है कंसल्ट का मतलब कि किस तरीके से इसे वर्बली कंसल्ट करना है या फिर सच में जो है यहाँ पे जो भी डिसीजन लिया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा वो कहीं ना कहीं फाइनल होगा, तो वो हमें डिफरेंट जज के केसेस से हमें देखने को मिला था। और फाइनली जो हमने देखा कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम होता है और उस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो है जो भी नाम सेलेक्ट होकर आता है तो प्रेसिडेंट उसको फिर अपॉइंट करते हैं। तो वो भी हम हाई कोर्ट के पर्सपेक्टिव से वो सारे जजेस केसेस को आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे एंड समझेंगे किस तरीके से अदर जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जा रही है इन द सेकंड जज केस जो कि 1993 में आया था। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कि नो अपॉइंटमेंट ऑफ अ जज ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी मेड अनलेस इट इज़ अ कन्फॉर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट जब भी अपॉइंट करेंगे कोई भी जज हाई कोर्ट के लिए तो वहाँ पे जो है बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कन्फॉर्मिटी लेनी है, उनसे ओपिनियन लेना है। ठीक है, ओपिनियन की बात की गई थी। ठीक है, अब हम थर्ड जज केस की बात करते हैं जो कि 1998 में आया था। उन्होंने कहा था कि द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शुड कंसल्ट अ कॉलेजियम। यानी यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कन्फॉर्मिटी, यानी वहाँ पे यानी सेकंड जज केस में आपको देखने को मिलेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पावर को बढ़ा दिया गया था इस पर्टिकुलर जज केस ने। कैसे? बिकॉज इससे पहले आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो प्रेसिडेंट है जब भी वो इस तरह से हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट कर रहे थे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो वर्ड है कंसल्टेशन का वो सिर्फ वर्बली था, कि वर्बली मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हाँ इसको होना चाहिए। अब मेनली जो है प्रेसिडेंट के ऊपर था कि वो किसको अपॉइंट करते हैं। यानी अब
चीफ जस्टिस इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो तो भाई उनको तो बुरा लग ही जाएगा। तो दैट्स वाई जुडिशरी ने क्या किया, सारे केसेस को लेके आए। और जब सेकंड जज केस आया तो उन्होंने वहाँ पे भाई पूरा फाइनल कर दिया कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं कंसल्ट जब कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया है कि भाई इस पर्सन को अपॉइंट करना है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ता था। तो यानी सेकंड जज केस ने क्या किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पावर है अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की, उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया। बट थर्ड जज केस जब आया तो उन्होंने इस पावर को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश की, कम तो नहीं करी बट एक बैलेंस करने की कोशिश की। बिकॉज देखो, अगर आप किसी एक पर्सन को इतना ज़्यादा पावरफुल बना दोगे तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी अपॉइंट हो रखा है या फिर जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो मान लो किसी एक पार्टी को फेवर कर रहे हैं और उनका ओपिनियन इस तरीके से है कि जब भी वो किसी भी जज को अपॉइंट करेंगे तो वो उस पार्टी के अकॉर्डिंग जो है नाम दे देंगे कि हाँ भाई इस जज को अपॉइंट करो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फिर गलती हो सकती है। और जब भी जुडिशरी में इस तरीके से गलती होगी तो आप जान सकते हो उसका इम्प्लीकेशंस कितना ज़्यादा हो सकता है। बिकॉज जुडिशरी हमारे देश की एक नींव है, एक फाउंडेशन है। वो अगर स्ट्रांग है, वो अगर इंडिपेंडेंट है, तभी कहीं ना कहीं हमारा जो देश में जो कह सकते हैं एक बैलेंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चाहते थे एक बैलेंस क्रिएट करना, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना, वो कहीं ना कहीं इंश्योर कर पाएगा जुडिशरी। बट अगर इस तरीके से आप एक पर्सन को पावर दे दोगे तो वो सही नहीं होगा। दैट्स वाई थर्ड जज केस जब आया 1998 में, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जब भी अपॉइंटमेंट होगी हाई कोर्ट के जजेस की, तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद से डिसीजन नहीं देंगे, वो कंसल्ट करेंगे कोलिजियम सिस्टम से, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, तो याद रखना हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए सिर्फ 2 सीनियर मोस्ट जजेस के कंसल्ट करने की ज़रूरत है। यानी आपके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एक कोलिजियम सिस्टम है जहाँ पे 2 सीनियर मोस्ट जज को बेसिकली आपने एक कॉलेजियम बनाया है। और वो सीनियर मोस्ट जज कहाँ के होंगे, सुप्रीम कोर्ट के होंगे। उन्होंने मान लो कोई डिसीजन लिया कि हाँ भाई ये नाम है, इसको हमने सेलेक्ट किया, वो उसके साथ सहमति होनी चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, एंड देन वो नाम फिर वो रेफर कर देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट बेसिकली उसको अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो यानी कि द सोल ओपिनियन जो था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अलोन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। यानी जो चीज़ें बार बार बोली जा रही थी कि कंसल्ट करना है, तो उस कंसल्टेशन का जो वर्ड है, उस कंसल्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बल्कि थर्ड जज केस ने बेसिकली कंफर्म कर दिया कि जो कंसल्टेशन वर्ड है वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक कोलिजन सिस्टम के साथ कंसल्ट करके तब वो नाम जो देंगे उसको अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे बताया गया इन द रिप्रेजेंटेशन रेफरेंस 1998 द प्रेसिडेंट साउथ द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन लेगा अंडर द आर्टिकल 143 एंड ऑन सर्टेन डाउट्स जो भी उसको हो रहे ओवर द कंसल्टेशन प्रोसेस टू बी अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया स्टिपुलेटेड इन द 1993 केस। मतलब अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कोई भी कंफ्यूजन है कि किस तरीके से कंसल्ट करना है, तो उस केस में आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट डायरेक्टली जो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन ले सकते हैं अंडर आर्टिकल 143 के तहत। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया जाता है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर बात हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की, तो अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं। बस किससे कंसल्ट करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके और गवर्नर से कंसल्ट करके। अगर मान लो किसी एक एक्सक्लूसिव हाई कोर्ट की बात की जा रही हो, बट अगर कॉमन हाई कोर्ट की बात की जा रही है, तो वहाँ पर डिफरेंट जो भी स्टेट्स होंगे जिनका कॉमन हाई कोर्ट होगा, उन सभी स्टेट के गवर्नर से भी कंसल्ट किया जाएगा जब भी बात हो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट करने की। बट अगर बात हो बाकी के जजेस को अपॉइंट करने की, तो प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे जो भी बाकी के जजेस है हाई कोर्ट के उनको। बट वो कंसल्ट करेंगे किससे, गवर्नर से कंसल्ट करेंगे उस पर्टिकुलर स्टेट के। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा चीफ जस्टिस है उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट से, उनसे कंसल्ट करना है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना है। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करने की बात आएगी, वहाँ पे सिर्फ उनका खुद का ओपिनियन नहीं होगा, कॉलेजियम सिस्टम का ओपिनियन भी वो लेंगे। और उस कॉलेजियम सिस्टम में आपको देखने को मिलेंगे 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो ये हायरार्की या फिर ये पैटर्न जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 की। तो हुआ कुछ ऐसा कि 2014 से पहले हर एक सरकार को भाई लगता था कि यार जब भी हम जजेस की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं ना, तो जो एग्जीक्यूटिव है यानी जो मेन गवर्नमेंट है उसका तो कोई रोल हो ही नहीं रहा है। यहाँ पे तो जुडिशरी अपने आप फैसला कर रही है और अपने हिसाब से जो है जजेस को अपॉइंट कर रही है। बट क्योंकि हर एक सरकार चाहती है कि उनका भी कोई थोड़ा बहुत कंट्रोल रहे, जो भी जजेस आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो जजेस आए जिनको वो खुद से जानते हों, तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव की पावर को
अपॉइंटमेंट में लेके आने की कोशिश जो है सरकार कर रही थी। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी। वो अमेंडमेंट कौन सी थी, 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी, जो कि 2014 में की। और उस अमेंडमेंट के बाद आपको देखने को मिलेगा उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया 2014 में। याद रखो क्यों बनाया गया होगा, बिकॉज सरकार का मोटिव ये था कि एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल भी होना चाहिए। मतलब सरकार ये नहीं कह रही कि पूरी तरह से जुडिशरी को खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव के पास से पावर होनी चाहिए, नहीं। बिकॉज ये अगर बोलेगी तो वो तो गलत हो जाएगा। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं ना कहीं ये चीज़ मेंशन की है किस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, इन लोगों से कंसल्ट करेंगे, तो वो चीज़ें तो वो ख़त्म नहीं कर सकती। बट वो एग्जीक्यूटिव अपना थोड़ा सा पावर एंड अपनी थोड़ा सा रोल जो है कहीं ना कहीं वो एंटर करना चाहती हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम कमीशन बना दिया, जहाँ पे उनका मानना था कि थोड़े लोग जो होंगे गवर्नमेंट की तरफ से भी होंगे और बाकी जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो तो हो गए होंगे, और दोनों मिलके जो है सहमति से कोई भी जो नाम है जज को अपॉइंट करने का उसको सजेस्ट करेंगे, एंड देन बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर लेंगे। बट यहाँ पे जो मेन आपको देखने को मिलेगा ना कि एग्जीक्यूटिव के पावर को यहाँ पे इस पर्टिकुलर कमीशन के थ्रू बढ़ा रहे थे, यानी मेन जो आपको दबदबा दिखेगा ना वो आपको एग्जीक्यूटिव का देखने को मिलेगा। यानी एग्जीक्यूटिव ने यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नाम को सजेस्ट कर दिया तो प्रेसिडेंट को उसको अपॉइंट करना ही पड़ेगा। ये पर्टिकुलर सिस्टम इस पर्टिकुलर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंडर था। तो अगेन जुडिशरी को बात पता चली कि भाई यहाँ पे तो जुडिशरी की पावर कम हो रही है और एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं जुडिशरी के काम में जो है दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही है। और क्योंकि हम जानते हैं जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव, उनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। तो अगर ये इस तरीके से आप करोगे तो वो तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, कि कॉन्स्टिट्यूशन जब इस बात को बोलता है कि एक सेपरेशन होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव बेसिकली इंटरफेयर नहीं करेगी जुडिशरी के फील्ड में, जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करेगी एग्जीक्यूटिव के फील्ड में। हाँ, चेक एंड बैलेंस हो सकता है, आप वहाँ से बैठ के आप देखते रहो। अगर आपको लग रहा है, एग्जीक्यूटिव को लग रहा है कि जजेस अच्छे से काम नहीं कर रहे, तो आपके पास पावर दी है भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप बेसिकली मोशन लेके आके वहाँ पे जो भी जजेस के जो भी काम है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हो। अगर आपको लगे कि उस पर्टिकुलर जज ने अच्छे से काम नहीं किया तो सब उसको रिमूव कर सकते हो, ये पावर आपके पास दी गई है। बट आप ये नहीं कर सकते कि आप उनके अपॉइंटमेंट की फील्ड में आप अपनी पावर घुसा दो। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जुडिशरी ने समझी, और समझने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसको नल एंड वॉइड कर दिया गया। ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्टिकुलर एनजेएसी जब आया था उसने रिप्लेस कर दिया कोलिजन सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट विद अ न्यू बॉडी कॉल्ड द एनजेएसी। बट इन 2015 मतलब 2014 में आए हैं, उसके अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। सबसे पहले जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, सबसे पहले तो इसको नल एंड वॉइड किया। बिकॉज इसी एक्ट के दौरान तो आपने ये देखने को मिला कि कमीशन बनाया गया है। तो सबसे पहले जुडिशरी का काम क्या था कि उस अमेंडमेंट को ही गलत ठहरा दो, और जैसे ही वो अमेंडमेंट गलत हो जाएगी तो उस अमेंडमेंट के दौरान जो भी इंस्टीट्यूशन आपने बनाने की कोशिश किया वो भी जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। दैट्स वाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को भी नल एंड वॉइड कर दिया, और साथ ही साथ एनजेएसी जो एक्ट था उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह के और उसको नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द अर्लियर कोलिजन सिस्टम जो था, जहाँ पे हम बात कर रहे थे इन केस ऑफ हाई कोर्ट, जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली कंसल्ट करेंगे दो सीनियर मोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से, वो कोलिजन सिस्टम वापस से ऑपरेट हो चुका था। एंड दिस वर्कडिक्ट वाज डिलीवर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द 4th जज केस, जो कि 2015 में आया था। तो यानी हमने 2nd जज केस देख लिया, 3rd जज केस देख लिया, 4th जज केस जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है इस तरीके से कोई भी अमेंडमेंट करके किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन को खड़ा, मतलब ऐसे कमीशन को या कोई भी ऐसी बॉडी को खड़ा नहीं कर सकती जिसके तहत वो कॉलेजियम सिस्टम को जो है कहीं ना कहीं रिप्लेस करने की कोशिश करे। बिकॉज कॉलेजियम सिस्टम जो है कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको कहीं ना कहीं वो बात करता है, क्योंकि उसके थ्रू जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं वो बनाने की कोशिश की जाएगी, और एग्जीक्यूटिव इस तरीके से इंटरफेयर जुडिशरी के फील्ड में जो रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, एंड द कोर्ट ओपिनियन दैट द न्यू सिस्टम ऑफ एनजीएसी वुड इफेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। और मेन रीज़न जो उन्होंने दिया है कि भाई जो मेन इंडिपेंडेंस, क्योंकि देखो इंडिपेंडेंस के भी हम बात करेंगे किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके, यानी बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के वो इंडिपेंडेंटली अपनी जजमेंट दे सके, अपनी जो भी ड्यूटीज़ है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के अपना जजमेंट दे सके। बट इस तरीके से अगर आप अमेंडमेंट करते हो, एक एनजीएसी को बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है। और जब भी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को नुकसान पहुंचेगी तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा, और कोई भी चीज़ अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाएगा तो वहाँ पे हमारी जुडिशरी के पास पावर है कि उस पर्टिकुलर चीज़ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, और अनकॉन्स्टिट्यूशन कहने के बाद उसको नल एंड वॉइड कर सकती है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अ जजेस। क्या यानी किस पर्टिकुलर पर्सन को हम एक जज के तौर पे अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट में। तो
तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट शुड हैव फ्लोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहला कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, हमारे देश का नागरिक ही सबसे पहली बात है कि वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। सेकंड क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताई गई है कि ही शुड हैव जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलेगा कि और कर दिया गया, और का मतलब है या तो ये क्वालिटी होनी चाहिए या फिर ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई एक क्वालिटी है, साथ ही साथ वो हमारे देश का नागरिक भी है, तो वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि वो जो पर्सन होना चाहिए वो 10 साल तक हमारी देश की टेरिटरी के अंदर, भले ही वो मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में क्यों ना हो, उस किसी पर्टिकुलर स्टेट में मतलब वो जुडिशियल ऑफिस में रहा हो 10 साल तक, तो उसको बेसिकली कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड माना जाएगा। दूसरा कंडीशन आप बताया गया कि ही शुड हैव एन एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का, और हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं सक्सेशन की, फॉर एग्जांपल मान लो कोई एक पर्सन है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मान लो 10 साल तक एडवोकेट बन के रहा, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का बेसिकली जज बनने के लिए। या फिर अगर मान लो कोई एक पर्सन है जो 5 साल तक इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज रहा, बाकी 3 साल तक बॉम्बे हाई कोर्ट में जज रहा, बाकी 2 साल तक आपको देखने को मिलेगा वो मद्रास हाई कोर्ट में जज रहा, तो इस तरह से उसने क्या किया, जो 10 साल का टाइम पीरियड है ना, किसी एक हाई कोर्ट में स्पेंड नहीं किया, डिफरेंट हाई कोर्ट में उसने थोड़ा थोड़ा टाइम काम किया, और जब एग्रीगेट अगर हम करेंगे तो उसने 10 साल पूरे कर लिए हैं एज ए एडवोकेट के। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी वो पर्सन जो है क्वालिफाइड होगा हाई कोर्ट के जज बनने के लिए। अब कौन बनता है, क्या बनता है, वो तो हमने देख लिया किस तरीके से प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बट वो पर्सन कहीं ना कहीं क्वालिफाइड है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, अगर ये 2 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होती है तो यहाँ पे बोला गया है फ्रॉम द अबव इट इज़ क्लियर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड अ मिनिमम एज फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक मिनिमम एज नहीं बता रखी है। जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं वहाँ पे मिनिमम एज की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल लोकसभा में आपको मिनिस्टर बनना है तो मिनिमम 25 साल होनी चाहिए, राज्यसभा में अगर मिनिस्टर बनना है तो 30 साल होनी चाहिए। तो ऐसी मिनिमम एज हाई कोर्ट के जज के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं बता रखा। ठीक है, Moreover, unlike the case of the Supreme Court, the Constitution makes no provision for appointment of a distinguished jurist as a judge of the High Court. अब एक चीज़ जो यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रहे थे, यानी किस तरीके से अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है या नहीं, तो उसमें एक कंडीशन वहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी हुई थी कि अगर मान लो कोई भी पर्सन, अगर मान लो प्रेसिडेंट के हिसाब से लगता है कि वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट है। डिस्टिंग्विश जूरिस्ट का मतलब है कि अगर मान लो हमारे प्रेसिडेंट को लगता है कि ये पर्टिकुलर एडवोकेट जो है इतने साल से काम कर रहा है, इतने साल से लीगल फील्ड में कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लीगल चीज़ों का। ठीक है, तो उस केस में अगर उन्हें लगेगा, भले वो एडवोकेट हो, ठीक है, उसकी तरह उसने काम किया हो, बट बहुत ही ज़्यादा अब एजड हो चुका है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस उसके पास आ चुका है, इतने सारे केसेस उसने लड़े हैं, तो उस बेसिस पे हमारे प्रेसिडेंट जो है डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को बेसिकली एज अ सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें हाई कोर्ट के केस में वो नहीं कर सकते, यानी हाई कोर्ट के केस के अंदर आप एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। ये कहीं ना चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट के केस में तो आप कर सकते हो, बट हाई कोर्ट के केस में आप एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को अपॉइंट नहीं कर सकते एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट। और ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब हम बात करते हैं ओथ और अफर्मेशन की। तो यहाँ पे बेसिकली बताया जा रहा है कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी एक पर्सन को अपॉइंट कर लिया गया है हाई कोर्ट के जज के तौर पे, तो बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस ही हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर द पर्पस। यानी कि उस पर्टिकुलर पर्सन को जिसको हाई कोर्ट के जज की तरह अपॉइंट कर लिया गया है, अब वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले जो है कहीं ना कहीं गवर्नर के सामने, या फिर अगर गवर्नर नहीं है तो गवर्नर क्या करेंगे, किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर देंगे अपनी जगह में, उस पर्सन के सामने उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को जो है ओथ एंड अफर्मेशन लेनी पड़ेगी। यानी बिना ओथ एंड अफर्मेशन के वो अपनी जो है बेसिकली सीट में बैठ के जो है अपना काम स्टार्ट नहीं कर सकते, सबसे पहले उन्हें ओथ लेनी पड़ेगी। जो कहीं ओथ लेना बेसिकली इसलिए ज़रूरी होता है कि आप सबके सामने चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि जो आपकी ड्यूटी है उसको आप अच्छे से करोगे, आपके जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको आपको ध्यान में रखना, अभी हम देखेंगे क्या क्या कंडीशन, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है जो ओथ में बोलनी होती है, तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप अपनी जो अपनी काम है उसको अच्छे से करोगे, अपनी जो गरिमा है यानी अपनी जो डिग्निटी है बेसिकली अपने आप की जो ऑफिस की, उसको आप बेसिकली मेंटेन करके रखोगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इंसान को बार बार रिकॉल करवाएगा कि आपको गलत काम नहीं करना है, बिकॉज जिस पोजीशन पे आप बैठे हो ना वो पोजीशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उस चीज़ का
ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो जज है वो बेसिकली हाई कोर्ट के जज है ओथ लेते हैं, पहला बेसिकली वो बोलते हैं टू बियर अ ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, जैसा कि हम जानते हैं, हमें सुप्रीम माना गया है, ठीक है। और हमारे जो भी जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट को जिस तरीके से इंटरप्रेटर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि जो भी जजेस हैं, जो भी जजमेंट अपना दे रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के देंगे। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी पावर्स बता रखी हैं, उनको ध्यान में रख के ही वो जजमेंट देंगे, ठीक है। सेकंड, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को अपहोल्ड करना है। टू ड्यूली एंड फेथफुली काम करना है, टू बेस्ट ऑफ इस एबिलिटी, यानी जो भी आपकी एबिलिटी है ना उसका बेस्ट से बेस्ट लगा देना है, उस तरीके से आपको जो है जजमेंट करनी है या फिर न्याय देना है लोगों को। एंड नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर ऑफ फेवर, अफेक्शन और विल, मैंने कोई भी ऐसी भावना जो है आपके मन में अगर आ रही है, कोई फियर है आपके अंदर, किसी को फेवर कर रहे हो, गलत भावना इल विल की आ रही है, कोई अफेक्शन आ रहा है, तो उसको बेसिकली साइड में रखना है और अपनी बेस्ट एबिलिटी और अपनी नॉलेज को यूज़ करके आपको कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर ड्यूटी को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट है आपको अपहोल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज जो भी बनाए गए हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रख के काम करना है। अब हम बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी एंड अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, लीव एंड पेंशन जो होते हैं जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के, वो कौन डिटरमाइन करेगा? तो आपका पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा टाइम टू टाइम। नहीं, जब भी उन्हें लगेगा कि हाँ अब जो है सैलरी को थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली आपका देश आगे बढ़ रहा है, आपकी बाकी चीज़ें, आपका जीडीपी अगर अच्छी ग्रोथ अच्छे से हो रही है इंडिया की, तो सैलरी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। सबका हक है सैलरी को, ना अच्छा सैलरी उनको मिले, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के पास पावर है इसको बढ़ाने की। दे कैन नॉट बी वेरिड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब एक चीज़ तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये तो बोला है कि भाई पार्लियामेंट इसको टाइम टू टाइम बढ़ा सकती है, बट पार्लियामेंट एक चीज़ है जो नहीं कर सकती, वो ये है कि अगर कोई भी डिसएडवांटेज के लिए उनका सैलरी को जो है चेंज नहीं कर सकती। यानी कि अगर आपने किसी एक पर्सन को, चाहे आप हाई कोर्ट के जज के तौर पे अपॉइंट कर रहे हो, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट कर रहे हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रहे हो, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट कर रहे हो, तो उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे जो भी सैलरी स्ट्रक्चर था एक बार आपने फिक्स कर दिया, तो डिसएडवांटेज के लिए, डिसएडवांटेज यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि फॉर एग्जांपल मान लो कोई सरकार उनको बेसिकली प्रेशराइज करे कि भाई आपको जो है इस पर्टिकुलर जजमेंट में यही बोलना है, या फिर ये जो पर्टिकुलर मेंबर है जिसको आप जो है कल्पिट करार करने वाले हो या फिर दोषी मान रहे हो, तो उसको आप छोड़ दो। मतलब इस तरीके से मान लो उनको क्या कर रही है, प्रेशराइज कर रही है, और प्रेशराइज में इस तरीके से कर रही है कि कल को हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे अगर आप ऐसा करते हो, फिर अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम ये चीज़ आपकी सैलरी कम कर देंगे, आपका ये प्रिविलेज जो है छीन लेंगे, आपको लीव नहीं देंगे, पेंशन नहीं देंगे, मतलब वटेवर छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं, इस तरीके से अगर करती है कोई भी गवर्नमेंट तो वो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। इस तरीके से आप डिसएडवांटेज करके उनके अपॉइंटमेंट को मतलब उनकी सैलरी स्ट्रक्चर है या फिर पेंशन वगैरह उनको आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं, एक बार आपने उनको अपॉइंट कर लिया और अपॉइंट करते टाइम जो भी स्ट्रक्चर था उसको एक बार जो आपने डिसाइड कर लिया, वो उनको बेसिकली उनके पूरा जो टेन्योर है या फिर जब तक वो रिटायर नहीं हो जाए तब तक वही स्ट्रक्चर चलेगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई अब जो भी है उनकी सैलरी बढ़ा सकते हो, आप कम नहीं कर सकते, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सैलरी आप बढ़ा सकते हो बट कम नहीं कर सकती, बट एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्यों? बिकॉज ये चीज़ हमने इमरजेंसी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ लिया था कि बेसिकली नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, किस तरीके से फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनकी सैलरीज कम की जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली देश में अगर इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी आपके देश की इतनी ज़्यादा ख़राब है कि आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हो, आप अपने अच्छे से सोसाइटी को फीड नहीं कर पा रहे हो। तो उस टाइम पे देखा जाता है कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स है जो पोजीशन पे कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो उनकी सैलरी थोड़ी सी कम कर दी जाती है, बट वो भी एक लिमिटेड पीरियड तक है, जब तक लगेगा कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है तब तक वो कम कर दी जाएगी, और जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी हटेगी तो वापस से जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उनकी सैलरीज वगैरह का तो वापस से मिल जाएगा। तो यानी सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी केसेस में आप कम कर सकते हो, इसके अलावा आप ने एक बार अगर उस पर्टिकुलर जज को अपॉइंट कर लिया तो उनकी सैलरी आप कम नहीं कर सकते, बढ़ा ज़रूर सकते हो। अब हम बात करते हैं 2018 की। तो जो सैलरी थी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की उसको इंक्रीज़ कर दिया गया 90,000 से 2.50 लाख कर दिया गया पर मंथ। एंड जज की सैलरी जो थी पहले 2018 से पहले 80,000 थी, उसको बढ़ा के 2.25 लाख कर दिया गया पर मंथ। दे ऑल्सो पेड समचुलरी अलाउंस, यानी सैलरी तो उनको मिलती है बट इसके साथ साथ जो है समचुलरी अलाउंस मिलता है। एंड जो भी फ्री अकोमोडेशंस हैं, घर में रहने का खर्चा वगैरह और मेडिकल फैसिलिटी होगी, कार, टेलीफोन, ये सब चीज़ें मिलती हैं।
अब देखो ये सब चीज़ें मिलने की बात अगर करें तो एज अ इंडिविजुअल हमें कितना अच्छा लगता है, जजेस को इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, कितना अच्छा है, ये है वो है। बट अगर आप एक जज के पर्सपेक्टिव से सोचो कि ऑलरेडी वो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं, दूसरा जिस तरीके से वो अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ये सारी चीज़ें उनको दो। बिकॉज अगर आप उनको मेडिकल खर्चा नहीं दोगे तो आप उनसे ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो अपना दर दर की ठोकरें खाएं, यहाँ पे इलाज करने जा रहे हैं, वहाँ पे इलाज करने जा रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होगा, उनका जो खुद का जो पर्सनल टाइम है वो कहीं ना कहीं आप उस पर वो ज़्यादा इंगेज हो जाएंगे, और जिस पोजिशन के लिए उनको अपॉइंट किया गया था वहाँ पर कहीं ना कहीं वो देखने को मिलेगा कि वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आपको ये सब एडिशनल जो है कह सकते हैं चीज़ें उनको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, ताकि वो पर्सनल वे में जो है पर्सनली जो है अपने कामों में इतना उलझ ना पाएँ। ये सब चीज़ें ऑलरेडी उनको मिल जाए ना, रहने का खर्चा मिल जाए और आने जाने का जो भी फैसिलिटी वो मिल जाए, ताकि उनको ठोकर ना खानी पड़े ना, ऑब्वियसली। बिकॉज जिस चीज़ के लिए उनको अपॉइंट कर रखा है ना, बहुत ज़रूरी है कि उस पर्टिकुलर जॉब में वो अच्छे से काम करें, ताकि ये जो छोटी मोटी साइड बाई साइड चीज़ें हैं जो आमतौर पे जो कॉमन मैन फेस करता है, ठीक है, वो सब चीज़ें उन्हें ना फेस करने पड़े, वो अच्छे से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करें। ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, किस तरीके से ऑलरेडी उनके वर्कलोड इतना ज़्यादा पेंडिंग पड़ा रहता है, उसमें भी अगर मान लो ये सब चीज़ों की वजह से उनको यहाँ वहाँ जाना पड़े तो कहीं ना कहीं फिर उनका टाइम वेस्ट ही होगा। तो दैट्स वाई ये सारी फीचर्स जो है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती हैं। देन यहाँ पे बताया गया है कि द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 का हैज़ अफेक्टेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड आर्टिकल 50 ऑफ द अंडर द DPSP। यानी कि हमारा जो DPSP है उसमें भी आपने जिस तरह से देखा था कि DPSP के अंदर जो आर्टिकल 50 था वो भी ये चीज़ इंश्योर करवाता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में प्रॉपर सेपरेशन होना चाहिए। और उस सेपरेशन को ध्यान में रखते हुए आपको देखने को मिलेगा कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है 1973 का, वो भी ये चीज़ इंश्योर करता है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करें, ठीक है, चेक एंड बैलेंस हो सकता है बट इंटरफेरेंस नहीं। देन बात की गई है द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड द जजेस आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज अ मंथली पेंशन। यानी कि जो भी आपका जज है या फिर रिटायर्ड जज है, जो भी वो जब भी वो रिटायर हो रहे हो, तो रिटायर होने से पहले जो भी उनकी मंथली सैलरी वगैरह आती थी, जैसे कि हम बात करें चीफ जस्टिस की सैलरी मान लो 2.50 लाख है, तो उसके बाद अगर उनकी पेंशन की बात करें तो लास्ट मंथ में उनकी सैलरी मान लो ये थी, तो उसका मान लो 50% जो अब उनको पेंशन मिला करेगा। सिमिलरली जज की सैलरी जो थी लास्ट ड्रॉन सैलरी वो 2.25 लाख थी, अब उसका 50% जो अब उनको पेंशन मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है टेन्योर ऑफ द जजेस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट फिक्स द टेन्योर ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। यानी कि एक पर्सन जब हाई कोर्ट के जज के लिए अपॉइंट हो रहा है, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी कोई मिनिमम एज नहीं बता रखी, साथ ही साथ वो कितना साल तक वहाँ पर काम करेगा वो नहीं बता रखा। क्योंकि देखो बहुत सी चीज़ों में आपको देखने को मिलता है, जैसे मान लो असेंबली है 5 साल तक तो वो रहेगी, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा बहुत से डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं जहाँ पे टेन्योर बता दिया जाता है कि इतने इतने साल तक, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, वो काम करेंगे। बट वो टेन्योर वाला सिस्टम आपको जुडिशरी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपने सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा, ना ही हाई कोर्ट में देखने को मिलेगा। हाउएवर इट मेक्स द फॉलोइंग 4 प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। बट 4 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि टेन्योर भले नहीं बता रखा, बट ये देखने को मिलेगा कि रिटायरमेंट एज बता रखी है कि जो हाई कोर्ट के जजेस है उनकी जो रिटायरमेंट है वो 62 एज में हो जाएगी। वही सुप्रीम कोर्ट में हम देखने को मिला था कि 65 एज पे जो है वहाँ के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई टेन्योर नहीं है, बस रिटायरमेंट एज हमें पता है। यानी अगर मान लो कोई एक पर्सन है जिसके पास बेसिकली ये सारी क्वालिफिकेशन थी कि वो हाई कोर्ट का मतलब एडवोकेट है 10 साल तक, या फिर वो जुडिशियल ऑफिस कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है 10 साल तक, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को जो है हाई कोर्ट का जज बनाया जा रहा है। अब मान लो उसकी एज है 50 साल की, ठीक है, 50 साल में एज में है। अब उसको लग रहा है कि प्रेसिडेंट ने बेसिकली उसे अपॉइंट कर लिया हाई कोर्ट के जज तक, तो यानी वो 50 साल से लेके 62 ईयर तक की एज तक वो एज अ जज ऑफ द हाई कोर्ट काम करता रहेगा, ठीक है। बट वही हमने देखने को मिलेगा कि अगर मान लो कोई पर्सन है जो कि 60 ईयर्स ऑफ एज का है, और 60 ईयर्स ऑफ एज के टाइम पे जो है प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट कर रहा है हाई कोर्ट के जज के लिए, तो उसके पास सिर्फ 2 ही साल रह जाएंगे काम करने के लिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि 62 ईयर में जो 62 एज पे तो वो रिटायर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से जो टेन्योर है कभी आपको कम देखने को मिलेगा, भाई जिसकी एज ऑलरेडी हो गई है तो उसको तो कम ही टेन्योर मिलेगा, और जिसकी एज काफ़ी ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा टेन्योर मिल जाएगा हाई कोर्ट के जज बनने का, ठीक है। क्यों? बिकॉज कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई टेन्योर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने बता नहीं रखा, सिर्फ रिटायरमेंट एज आपको देखने को मिलेगी जो कि कितनी है 62 ईयर्स।
देन बोला जा रहा है कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग हिज एज, यानी मतलब जो भी जजेस की एज है उससे रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं डिसाइड कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, कंसल्ट करेंगे विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल। मान लो एक पर्टिकुलर जज है, उसकी एज मान लो 50 साल है, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी कन्फ्यूजन अगर हो रहा है कि इसको अपॉइंट करना है या फिर कब इसको रिटायर करना है या फिर क्या है कुछ भी है, तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कुछ भी कन्फ्यूजन है तो उस केस से प्रेसिडेंट आएंगे, कंसल्ट करेंगे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और कहीं ना कहीं फिर प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा फाइनल माना जाएगा, उसको फर्दर कोई चेंज नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि ही कैन रिज़ाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जो भी जज है हाई कोर्ट के या फिर जो भी चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के, अगर उनको मान लो रिज़ाइन करना है तो वो अपना रिजिग्नेशन किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। थर्ड, ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट ने अगर मान लो रिकमेंड किया है कि भाई ये जो जजेस है वो कहीं मतलब इन्होंने अच्छे से काम नहीं किया है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के काम नहीं किया, वो क्या क्या चीज़ें हैं वो हम देखेंगे कि 2 चीज़ें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बता रखी हैं, पहला तो मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। तो ये 2 ग्राउंड कहीं ना कहीं मेंशन कर रखे हैं जजेस के रिमूवल के लिए। अगर इन 2 ग्राउंड के बेसिस पे अगर मान लो प्रूव हो जाता है कि उस पर्टिकुलर जज ने जो है सही में मिसबिहेव किया है या फिर इनकैपेसिटी की है, तो उन पर्टिकुलर जजेस को जो है रिमूव किया जा सकता है। बट उसके पहले हम देखने को मिलेगा किस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा जो है उसको सपोर्ट करती है, पहले वो साइन करना है, देन वो कमेटी बिठानी है, तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि जजेस हो या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, इनको रिमूव किया जा सकता है इनके ऑफिस से प्रेसिडेंट के द्वारा ही, यानी प्रेसिडेंट के अलावा कोई और रिमूव नहीं करेगा। बट प्रेसिडेंट क्या खुद से रिमूव कर सकता है? नहीं, वो सिर्फ रिकमेंडेशन लेगा पहले पार्लियामेंट से, पार्लियामेंट से कहीं ना कहीं वो चीज़ पास हो जाती है स्पेशल मेजॉरिटी पे और प्रूफ हो जाता है बाय द इंक्वायरी के द्वारा, तब उसको रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि ही वेकेट हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर टू द अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, यानी जो भी जज है हाई कोर्ट के, उनकी सीट वैकेंट कब होगी? पहला, अगर उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को अगर अपॉइंट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, क्यों? पहले तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए, पहले तो वो कंडीशन हम देखेंगे कि वो पर्सन जो हाई कोर्ट का जज है क्या वो क्वालिफाइड है सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। अगर क्वालिफाइड है तो उस केस में उसकी सीट यहाँ पे वैकेंट हो जाएगी। दूसरा देखने को मिलेगा, अगर उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के जज को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मान लो अभी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उसको मान लो गुवाहाटी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफ़र करते टाइम ऑब्वियसली इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसकी वैकेंट हो जाएगी सीट। ठीक है, तो इस तरह से वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है द रिटायरमेंट एज हैज़ बिन रेज्ड फॉर 62 ईयर्स बाय 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963, यानी कि जो 62 ईयर्स अभी हम देखते हैं रिटायरमेंट एज, वो पहले 60 हुआ करती थी 1963 से पहले। बट 1963 में 15th अमेंडमेंट एक्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और उस अमेंडमेंट के थ्रू 60 से जो है एज 62 कर दी गई रिटायरमेंट एज को। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक जो मेरे टॉपिक्स अभी इसको यहीं पे हम एंड करते हैं। बाकी हमारा जो टॉपिक्स बचे हैं वो आप रिमूवल ऑफ जजेस बचा हुआ है एंड ट्रांसफ़र किस तरीके से होता है जजेस का वो हम देखेंगे। फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस, एडिशनल एक्टिंग जज, रिटायर्ड जज, इंडिपेंडेंस किस तरीके से मिली हाई कोर्ट के जजेस को, ये सारे टॉपिक्स हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बिकॉज अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी एंड आई एम रियली श्योर आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ओके देन बाय।